और उसका कुछ कुछ पार्ट को काट के मैं डालूंगा या किसी को दूंगा। तो एक तो हम लोगों ने बेसिक संविधान का पढ़ा है कि संविधान क्या है, कैसा है, ये सब पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि संविधान के कौन कौन से भाग हैं। एक कंसेप्ट हम लोगों ने ये जाना है कि अगर संविधान को याद करना है या फिर उसके मुख्य मुख्य भागों को देखना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको रटने की जरूरत नहीं है। जो राज्य का सिद्धांत है राजनीति शास्त्र का, उसके हिसाब से अगर हम उसके अवयवों को, उसके अंगों को समझ सकते हैं तो 4 अंग या अवयव होते हैं, ये भी देखा है हम लोगों ने, जिसको बोलते हैं डिफरेंट बेसिस ऑफ द स्टेट। स्टेट माने राज्य, जो गणराज्य या देश या नेशन बोलते हैं उससे संबंधित है। तो क्या क्या 4 अंग थे उसमें, एक तो भौगोलिक क्षेत्र था, उसके बाद नागरिक थे। नागरिकों के साथ मैंने बोला कि किसी भी देश में उनके अधिकार भी होने चाहिए, मूल अधिकार पे बात की थी हम लोगों ने भाग 3 पे। उसके बाद क्या बात किया था कि भाग 4 पे बात किया था कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो तुरंत नहीं दिए जा सकते हैं, जिसके लिए समय की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, सभी लोगों में समन्वय और एक जो समझ के लेवल पे हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। जैसे कि 6 बजे सुबह आना है तो 6 बजे के लिए सुबह क्लास आने के लिए हम सब उठ भी तो पाएं, सही बात है ना। उसी तरीके से कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री कर पाएँ। अगर सबका शेड्यूल नहीं जमेगा तब तो क्लास आ नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो हैं चीज़ें, उनके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोगों ने बोला कि भाग 3 में मूल अधिकार हैं, पर 36 से 51 तक हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को रखा है, जो है और कुछ नहीं, वो मूल अधिकार के ही स्वरूप है रहने को, पर वो बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक चीज़ों से भी कंसर्न करते हैं। और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो मेनली राजनीतिक हैं, इंडिविजुअल लोगों को जो मिलना चाहिए, हर इंडिविजुअल को। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं हम लोग उससे और ऊपर जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा है, राज्य का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, और इसी से हम लोगों ने संविधान के भागों को जानने की कोशिश की है। कितने भाग थे हम लोगों ने अभी तो फिलहाल 10-11 भागों को देखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मूल अधिकार पे भी बात की है। मूल अधिकार क्या होते हैं बताइए कोई। वही अधिकार जो यानी वही अधिकार जो मानव को जीने के लिए मूल रूप से जरूरी है, वो मूल अधिकार है। आप भी बताइए। वे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को गौरवपूर्ण एवं गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है, और जो संविधान में भाग 3 में सुरक्षित किए गए हैं, जिनको सरकार या विधायिका भी कानून बनाकर छीन नहीं सकती। इसी से रिलेटेड एक हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 देखा था। ठीक है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 12 में क्या हुआ है, राज्य को परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है कि सरकार या संसद या विधानसभा, विधायिकाओं से लेके राज्य के अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं, विभाग, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत, जो हमारे मूल अधिकार को छीनेंगे नहीं किसी भी कानून के द्वारा, किसी भी नियम के द्वारा। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने ये भी बात किया है कि जो ये मूल अधिकार है वो बीच बीच में छीने भी जा सकते हैं, जिसके लिए युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हम लोगों ने कई अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इन सब के लिए कुछ कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध देखे भी थे। जैसे कि 19 के लिए हम लोगों ने बहुत सारा 8-10
युक्ति युक्त प्रतिबंध देखा था। क्या क्या था, किन कारणों से इनको हटाया जा सकता है? दो चार पढ़ के बताओ, देख के बताओ। आप भी तो लिखी थी। हाँ, आप नहीं आई थी क्या एक दिन? ठीक है, तो युक्ति युक्त प्रतिबंध में क्या थे? अनुच्छेद 19 जो है ना, अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता है, जिसमें 5-6 प्रकार की अभिव्यक्तियां आती हैं। संप्रभुता, अखंडता, ये सब। हाँ, एक तो संप्रभुता है, दूसरा अखंडता है, और क्या क्या है? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा है, विदेशी संबंध, हाँ, विदेशी संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए, मैत्रीपूर्ण बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, और सदाचार नीतिगत। हाँ, सदाचार और नैतिकता। तो हम लोगों ने उसके ऊपर बात भी की थी। हालांकि सदाचार और नैतिकता अलग अलग समय में और अलग अलग जगह में डिपेंड कर सकता है। जैसे कि हमारा पहनावा है, वेशभूषा जो है, हमारे वाक शैली है, जीवन शैली है। अगर हम शहर में हैं तो अलग हो सकता है, गांव में हैं तो अलग हो सकता है, किसी धार्मिक स्थान पे हैं तो भी अलग हो सकता है। और अगर हम धार्मिक स्थान पे ऐसे वेशभूषा परिवेश के साथ जाते हैं या ऐसी जीवन शैली जीने की कोशिश करते हैं जो अर्बन लाइफस्टाइल की हो, जो वहाँ पे सूट न करे, तो वहाँ पे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी तरीके से अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता में, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें काफ़ी सारा चीज़ आता है। हम लोग बोले जैसे कि अभिव्यक्ति माने केवल लिखना या बोलना नहीं होता है, उसका मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी हो सकते हैं, उसका मतलब राइटिंग भी हो सकता है। हम लोगों ने ये भी बात की कि उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में मीडिया की, प्रेस की आज़ादी भी है, बोले प्रेस की आज़ादी। फिर हम लोगों ने बात की थी इसी में आधार के संबंध में, आधार कार्ड वाला। क्या बात किया था कि आधार कार्ड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। ये भी प्रश्न यूपीएससी में आया है कई बार, पर सीजीपीएससी में अभी नहीं आया है। फिर भी आधार जो है कंपलसरी नहीं है, पर ऐसे जगह जहाँ पे हम लोग सरकारी सेवाएं ले रहे हैं, ठीक है, और सपोज स्कॉलरशिप ले रहे हैं, टैक्स से संबंधित मामले हैं, वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी हुए हैं। ठीक है, इसके लिए एक अधिनियम अलग से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अनुच्छेद 13 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सेम चीज की राज्य की परिभाषा है ये। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि कोई भी विधायिका उस हद तक कोई भी कानून या लॉ, रूल बाई रूल नहीं बनाएंगी जो हमारे मूल अधिकार के का उल्लंघन करे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उस हद तक खत्म हो जाएंगे या असंवैधानिक हो जाएंगे, करार दिए जा सकते हैं, जिस हद तक वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 20 भी देखा था लास्ट सेशन में। तो अनुच्छेद 20 का भी मैं बताता हूँ। मैं अनुच्छेद 20 का बताता हूँ। ये पिछले साल भी सीजीपीएससी में सेम टू सेम आया है और यूपीएससी में भी अधिकतर बार आते रहता है। ठीक है, तो ये हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है देखिए, उसमें लिखा होगा उसके बारे में। बाकी इसके 3 जो महत्वपूर्ण प्रावधान है मैं बताता हूँ कि किसी व्यक्ति को कितनी सजा मिल सकती है जिस समय अपराध किया गया हो और सजा का प्रावधान हो उतना ही दिया जा सकता है। ठीक है, अपराध के समय लागू सजा। ठीक है, दूसरा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा। ठीक है, तीसरा अपने ही खिलाफ, ठीक है, खुद के विरोध में हाँ, गवाही देने के लिए बाध्य हाँ, है। अपने ही या स्वयं के खिलाफ गवाही
ठीक है। तो अब इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि एक तो ये 3 पॉइंट हमको जानना जरूरी है, इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन भी जानना जरूरी है। इसके अंदर में कुछ और चीजें छुपी हुई है, लिख लिए ना। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत एक अपराध जो है वो जिस समय घटित हुआ है और वो अपराध घटित हुए होते समय जितना सजा का प्रावधान होगा, सपोज आपने 1 साल पहले कोई अपराध किया, जैसे कि मास्क नहीं पहनने पे उस समय 500 का जुर्माना था, अभी नहीं है, तो अगर उस पे जुर्माना वसूला जाएगा तो 500 ही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते अभी नहीं है तो मत दो, या अगर अभी के डेट में 1000 हो गया तो भी हम ये नहीं कह सकते कि 1000 क्यों है, ठीक है, तो वो कम होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने, मैंने ये भी बताया था कि कई मामले होते हैं जो कैसे होते हैं, टैक्स वाले। हाँ, जो टैक्स या केवल जुर्माने वाले होते हैं। तो वहां पे मैंने ये बताया था कि तो एक मैंने ये बात बताई है कि जहां पे जेल का प्रावधान है, खासकर कारावास का प्रावधान है, वहां पे हो सकता है उन कानूनों में बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि सपोज किसी को प्रताड़ित करने का, किसी भी प्रकार से एक विशेष प्रकार से प्रताड़ित करना है, जैसे कि छेड़ना है, तो छेड़ने का अपराध अगर 1 साल है 2020 में, तो उसको अपन 2 साल नहीं कर सकते 2022 में। पर जो है टैक्सेस जो होते हैं, टैक्स बदलना है, जुर्माना बदलना है, उसको सरकार जो है पुराने डेट में भी चेंज कर सकती है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग हमेशा, ऐसा कुछ काम मत करना जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, टैक्स का प्रावधान है। तो टैक्स चोरी नहीं करना है, जल्दी से जल्दी पटा भी देना है, अदरवाइज बाद में कभी वो रिवीजन हो गया तो दिक्कत है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट बताया था इस पे कि एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा, अब इसको मैं मिटा देता हूं, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा है। इसका मतलब है कि अगर सपोज वर्मा जी ने मुझे एक घूसा मारा और उसका सजा क्या बोलते हैं 3 महीने की कारावास है, तो वो रोज मुझे नहीं मारेगी, अगर फिर से मारेगी तो बाद में फिर से 3 महीने मिल सकता है, पता चला एक बार तो अब सजा हो गई, मारते रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से मुझे तो मार ही दिया, साथ में आप तीनों चारों लोग को भी एक एक दे दिया, तो उनका सजा बढ़ेगा। उसी तरीके से तो एक ही अपराध है। अपराध एक ही है, पर आप बार बार कर रहे हो अलग अलग आदमी के खिलाफ, और मेरे खिलाफ भी बार बार करोगे तो भी सजा बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया कि अभी अभी अमेरिका में जो ये हुआ था, जिनके खिलाफ जो असांजे थे, तो उनको 100-150 साल की सजा मिली है। जिएंगे वो कितने ही साल, हम लोग तो नॉर्मली 70-80 साल जीते हैं, पर किसी किसी आदमी को 200-300 साल की भी सजा मिल सकती है। वो उसका सजा आत्मा भुगतेगी उनकी, अगर रही तो, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताया था कि ये केवल कोर्ट के लिए लागू है, केवल कोर्ट के लिए, कोर्ट मतलब न्यायालय इन जो होता है उसके लिए। अगर सपोज हमने चोरी कर दिया या कोई, एक सेकंड बुला लेना, तो जया आ गई होगी तो यहीं पे बैठेगी। जया आ जाओ, यहीं पे बैठो, सुनो। तो भावना समझ में आई क्या कि केवल कोर्ट एक बार सजा देगा एक अपराध के लिए, पर होता क्या है, जैसे कि मैंने चोरी कर लिया, बुलाओ बुलाओ उसको, यहीं पे बैठे की चेयर एक ले आए, उधर से ही चेयर लाने बोल दो। और जया भारी देर लगाए, थके थोड़े ज्यादा। हाँ हाँ हाँ।
तो सीजीपीएससी के लिए हम लोग को ना फटाफट भागना पड़ेगा। ये सीजीपीएससी का क्लास है, वो जो लड़की आई थी वो यूपीएससी वाली भी है, तो पॉलिटी तो पढ़ना ही है, तो बहुत सारे चीज को हम लोग कॉमन कर दे रहे हैं। मैं सोचा आपका शुरुआत तो हो जाए। अच्छा, आज हम लोग देख लेते हैं ये 20 वाला देख लिए, तो इसको लिख लिए थे ना तीनों पॉइंट को। हम लोग अनुच्छेद 21 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 देखी हो क्या आप? उम्मीद क्या है बताइए अनुच्छेद 21 में? आर्टिकल 21, यहीं पे एक बटन होगा, रुको मैं बंद। नहीं बंद करोगे तब तक चिल्लाते रहेगा। देश के लिए ऊर्जा और पानी सब बचाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें ये लिखा है कि किसी भी आदमी या किसी भी नागरिक का अगर हमें उनका प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का हनन करना है, किसी का लाइफ एंड लिबर्टी का, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो केवल पॉसिबल है किसी कानून के प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसको भी पढ़े हैं हम लोग। जिसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो राइट टू लाइफ जो है ना, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि बिना हमारे राइट टू लाइफ के हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब राइट टू लाइफ का मतलब केवल जीना बस नहीं होता है ऐसे, ठीक है। उसका मतलब है कि बेहतर जीवन भी, ठीक है, गौरवमय जीवन हम लोग बात कर रहे थे। डिग्निफाइड लाइफ बोलते हैं जिसको, जिसमें हर आदमी को खुशी हो जीने की। अभी आधा लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, देखना भारत में, भारत क्या पूरे देश पूरे दुनिया में आधा से भी ज्यादा हम चारों में से चारों चारों फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ ना कुछ हमें भी चाहिए। गांव में देखना, शहरों में देखना, जो गरीब हैं और उनको खाने रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, दिल्ली वालों को हवा नहीं मिलता, एक एक आदमी 17-17 सिगरेट पीता है वहां रोज, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जब वहां पे प्रदूषण चलते रहता है। तो जीवन की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसने बहुत सारे चीजों को डिफाइन किया है कि उसमें रोटी, उसमें जल, स्वच्छ जल, ऐसा नहीं पानी माने कुछ भी पानी नहीं, उसमें क्लीन वाटर होना चाहिए। हवा, तो हवा नॉर्मल हवा नहीं, गंदा हवा नहीं, प्रदूषित हवा नहीं, क्लीन एयर, ये सबको भी हम लोगों ने, फूड, ये सबको भी हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया है। तो आप लोग खुद सोचो, इनफैक्ट संविधान जो है वो जीवंत इसीलिए है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्गेनिक या लिविंग इसीलिए कहलाता है कि हम लोग उसमें कुछ चीजें मांग सकते हैं। अभी अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था एक पिछले क्लास में कि एक स्टूडेंट थी कॉलेज वाली, साउथ में किसी स्टेट में, अभी कुछ साल पहले की बात है। तो उसके हॉस्टल वाले लोग क्या करते थे, गर्ल्स लोग के लिए वाईफाई को बंद कर देते थे। आप लोग के वहां पे वाईफाई है कि नहीं? हाँ, तो बॉयज हॉस्टल का नहीं करते थे, गर्ल्स हॉस्टल का वाईफाई बंद कर देते थे। रात को 10-11 बजे के बाद वो लोग वीडियो देखती हैं, इधर उधर करती हैं करके। तो उस लॉयर स्टूडेंट थी, तो जब वो कोर्ट में गई तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरे लाइफ, राइट टू लाइफ है, इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे कि मेरा चाय के बगैर नहीं काम चलता, कई बार मुझे चाय चाहिए रहता है। अच्छा, उसी तरीके से मुझे भी इंटरनेट चाहिए रहता है, ठीक है, बार बार इंटरनेट की जरूरत पड़ते रहती है। तो उनको भी ऐसा फील हुआ, तो वो कोर्ट में गई
और उन्होंने रीट याचिका दायर की कि राइट टू इंटरनेट सीम्स टू बी एज अ राइट टू लाइफ फॉर मी। तो इंटरनेट का राइट जो है वो जीवन का अधिकार है, ऐसे करके। तो कोर्ट में जब उन्होंने अपने दलील पेश किए तो कोर्ट ने माना भी कि इंटरनेट का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग खुद भी बहुत सारा चीज सोच सकते हो, जीवन के अधिकार में हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, नींद का अधिकार, अच्छी नींद हो भी, आपको नींद में बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो भी जीवन का अधिकार है। बहुत सारा चीज इसके ऊपर हम लोग एक अलग से भी पढ़ेंगे। मैं आर्टिकल इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो सबमिट करूंगा, आप लोग के को दूंगा, और उसको आप लोग पढ़ के आएंगे तो अलग से क्लास करेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसका हनन हो सकता है, ये भी देखें। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है उसको भी पढ़े हैं। ये हम लोगों ने यूके ब्रिटेन से लिया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, 3 बातें होनी चाहिए। ये भी पढ़ा है, कहा क्या क्या बातें हैं ओमिन? तो रिवीजन करोगी तभी बनेगा ना। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक तो विधि होनी चाहिए, विधि कानून होनी चाहिए, कानून हो। ठीक है, बिना कानून के हमको फांसी की सजा और कुछ भी अगर हमको ये करना है वो नहीं दी जा सकती। बिना कानून के गोली नहीं मारा जा सकता, नहीं तो आईपीसी के अंतर्गत उनको मृत्यु दंड का प्रावधान होगा, या आजीवन कारावास भी हो सकता है। जो भी हमको पुलिस वाला भी गोली मारेगा तो भी बिना कानून के। एनकाउंटर में वो लोग क्या है, बहाना बनाते हैं। कई बार एनकाउंटर में बहाना बना देते हैं, अगर वो फेक एनकाउंटर है तो उसका सजा मिलेगा। और आप भागते रहोगी तब तो गड़बड़ है ना। जैसे कि आप मुझे मारते रहोगी और मैं अपने अपने आप को बचाते बचाते आपको मार डाला तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कई बार ऐसा मिसयूज भी हो जाता है, फेक एनकाउंटर बोलते हैं जिसको, मूवी वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, तो विधि या कानून हो, ये सक्षम विधायिका द्वारा पारित हो। सक्षम विधायिका माने लोकसभा या विधानसभा, सपोज तो संसद इस पे कानून बनाएगी, लोकसभा माने लोकसभा और राज्यसभा संसद, तो वो उसके लिए पावरफुल भी हो। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो केवल कौन कौन से विषय पे कानून बना सकता है? एक तो वो यूनियन लिस्ट पे बना सकता है, और कौन करंट लिस्ट पे, जिसको बोलते हैं संघीय सूची और समवर्ती सूची, राज्य पे नहीं। चाय पियस नहीं है कथा था। ठीक है, तो दो ही सूची पे, और राज्य किस पे बना सकता है? केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची पे। ठीक है, तो सक्षम विधायिका द्वारा पारित हो। विधायिका यहाँ पे सक्षम विधायिका मतलब संसद या सपोज विधानसभा में बोलो। ठीक है, उसी तरीके से विधि बनाते समय विधि निर्माण की उचित प्रक्रिया का पालन हो। क्रिया का पालन किया गया हो। ठीक है, ये 3 चीजें चेक करती हैं जो हमारी न्यायपालिका है वो। अब ये उचित प्रक्रिया क्या होता है? विधि निर्माण की प्रक्रिया, या समुचित लिख देता हूं चलो, जो कि उचित का मतलब अभी आगे और देखेंगे। तो कोई भी कानून कैसे बनता है आपको पता है क्या? सुनी हो क्या कभी? कोई भी कानून वगैरह कैसे पास होता होगा आप बताइए निषाद साहब। ऐसी तुक्का मारो ना, गलत तो होना ही है, और होगा तो और ज्यादा फायदा होगा आपको, नहीं तो ये तो बता ही देंगी। वो देखते हैं आसपास क्या कानून की जरूरत है। नहीं, वो सब पता चल गया। सपोज कानून का जरूरत है, फिर शुरू कहाँ से होता है? अगर वो राज्य के अंदर है तो राज्य में विधानसभा के द्वारा पारित करेंगे। तो इसका आप बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा पारित संस्था नहीं,
सदस्य विधायक या सांसद लोग ना बिल लेके जाते हैं, बिल के रूप में विधेयक बोलते हैं जिसको हम लोग, बिल प्रस्तुत होता है, फिर उस पे जिस सदन में भी लोकसभा या राज्यसभा में होगा तो उस सदन में चर्चा होगी, वहां वोटिंग होगी, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगा और वो पास होगा, जितना मेजोरिटी चाहिए, जितना भी बहुमत चाहिए उससे पास होगा, फिर वो बिल राष्ट्रपति के लिए के पास जाता है। ठीक है, अगर उस पे वो कॉन्करेंस या सहमति दे देते हैं तब कहीं वो विधेयक जो है वो अधिनियम बनता है, जिसको बिल जो है वो लॉ बनता है, तो इसका पालन भी हो। उसी तरीके से विधानसभा में राज्य का भी कानून राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, उसके पास, उनके पास क्यों जाएगा? राज्य के स्तर का जो कानून है वो विधानसभा सक्षम विधायिका है, तो वो हमारे विधायकगण जो भी माननीय सदस्य हैं वो पेश करेंगे, और या फिर सरकार पेश करेगी, उनका कोई मंत्री पेश करेगा, फिर वो विधानसभा में डिस्कशन होगा, उस पर वोटिंग होगी, फिर वो जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल अगर उस पे अनुमोदन कर देते हैं तब वो कानून बन जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा आपने जो पूछा कि क्या राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो हाँ, कभी कभी क्या होता है, अगर कोई विधेयक किसी विशेष प्रावधान से रिलेटेड हो, संबंधित हो, जिसमें जिसके बारे में संविधान में लिखा है, या राज्यपाल को ये फील हो जाए कि इसको मुझे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, तो भेज सकते हैं। या फिर वो समवर्ती सूची वाला जो कानून है वो दोनों के पास जाता होगा? नहीं केंद्र और नहीं जाता, पर जब भी राज्यपाल को फील हो, समवर्ती पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, पर उसमें ये है कि अगर संसद के पास ऑलरेडी सेम कानून बना हुआ है तो राज्य का कानून जो है उसका उल्लंघन नहीं करेगा, उसको सप्लीमेंट कर सकता है, और अगर ऐसा करते रहेगा तो ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि उस कानून को राष्ट्रपति के पास भेजे, और राष्ट्रपति अगर पारित कर देगा फिर राज्य के उस कानून को, तो उस राज्य में अभी जो विधानसभा ने बनाया है वो वाला लागू हो जाएगा, भले ही वो संसद वाले से अलग क्यों ना, पर वो उसी राज्य में लागू होगा, ये भी याद रखना। बाकी जगह पे संसद वाला लागू होगा, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो ये तीन चीजें बस चेक करती हैं। फिर इसके बारे में मैं आप लोग को एक स्टोरी भी सुनाया था कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ब्रिटेन का सिद्धांत है, ऐसा ही एक और सिद्धांत है मैं बताया था, क्या कि हाँ, विधि की उचित प्रक्रिया, तो एक और होता है विधि की उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया जिसको मैं बोला था, ये क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सिद्धांत भी मैं बताया था कि ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। इसके अंतर्गत अमेरिका से, इसके अंतर्गत क्या है, विधायिका के पास ज्यादा शक्ति होती है, विधायिका शक्तिशाली होती है, इसकी जगह पे यहाँ पे न्यायालय शक्तिशाली, हाँ, न्यायपालिका शक्तिशाली होता है। ये इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 1978 से भारत में आया है, मेनका गांधी वाद से, वाद या निर्णय, जजमेंट बोलते हैं जिसको, मेनका गांधी जजमेंट के बाद से आया है। तो मेनका गांधी वाला स्टोरी भी मैं बताया था कि जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी चल रहा था, तो जो जो लोग इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनके खिलाफ बोलने का प्रयास करते थे, उनको कई बार वो जेल में डलवा दे रही थी, आप लोग सुने भी होंगे पहले। तो मेनका गांधी भी उनके खिलाफ थी, और उनके लिए उन्होंने अरेस्ट वारंट भी जारी किया। जब वो पासपोर्ट अप्लाई की थी विदेश जाने के लिए, कहीं मेरे खिलाफ कुछ गलत ना हो, तो उन्होंने क्या किया था इंदिरा गांधी ने, एक, अब देखो जहां पे बहुमत रहता है वहां पे संसद या विधानसभा में बिल पारित करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सब आदमी, तो मेरे जैसे कि हम लोग 5 लोग हैं सपोज, और हम लोग कोई बिल पारित करना चाहें, और सब के सब एक ही दल के हैं या अधिकतर लोग का मेजोरिटी हो, तो तुरंत पारित हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, तुरंत बिल पारित करवा दिया कि पासपोर्ट एक्ट में चेंज करके इनके पासपोर्ट को खारिज करवाने के लिए।
तब ये कोर्ट में गई कि मेरा यात्रा करने का अधिकार या विदेश जाने का अधिकार, पासपोर्ट लेने का अधिकार तो मेरे जीवन का अधिकार है, इसको कैसे छीनोगे? ये तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, सुरक्षित है, विधायिका कैसे छीन सकती है? तब फिर न्यायपालिका ने विचार किया वाकई में ये गलत हो रहा है और हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तब फिर इन्होंने विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है भारत में इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में समाहित करने का डिसीजन लिया और उन्होंने बोला कि विधायिका के पास भी जो कानून निर्माण की शक्ति है वो किस क्या बोलते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए? कोई मनमाना या इसको बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी बोलते हैं जिसको, अनफेयर, ठीक है, ऐसा कानून भी नहीं बना सकती विधायिका जो देश हित में ना हो, जिसका कोई प्रयोजन ना हो, किसी को परेशान करने के लिए हो, हाँ आपसी बदला लेने बस के लिए ना हो। उस कानून का भी कोई मीनिंग होना चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए। आप किसी के जीवन को ऐसे ही हनन नहीं कर दोगे, आपको मन कर रहा है आदमी मारने का तो मार दो करके, सही बात है ना? तो मनमाना, अनफेयर जिसको बोलते हैं या इसको अनजस्ट बोलते हैं, ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। तो विधायिका की शक्ति यहाँ पे सीमित हुई। तो ये चेक करते हैं हर कानून जस्ट, फेयर और अनआर्बिट्रेरी हो। अब इसका मीनिंग मैं बताता हूं। अनआर्बिट्रेरी, अनआर्बिट्रेरी माने होता है ऐसी मनमाना ना हो। फेयर हो जो सबको पसंद आए, किसी फेयर माने होता है अच्छा, जो सबके लिए स्वीकार्य भी हो और गलत ना हो। जस्ट माने न्यायपूर्ण हो, जिनका कुछ औचित्यपूर्ण हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसका कोई औचित्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है और वो किसी एक को भी फेवर कर रहा हो या फिर उसका कोई मतलब सार ना हो उस पे, ठीक है। तो ऐसा कानून विधायिका नहीं पास कर सकती। इसका चेकिंग अब न्यायपालिका करती है। तो 1978 से एक नए ही चीज की शुरुआत हुई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसके अंतर्गत हमारे न्यायपालिका को ज्यादा शक्ति प्राप्त है किस चीज के लिए? न्यायिक समीक्षा, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। न्यायिक समीक्षा के लिए, इसको न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू लिख देता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन लगातार यूपीएससी और सीजीपीएससी में आते रहता है दोनों में, कि किसी भी आदमी का राइट टू लाइफ अगर उसको छीनना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना है। तो भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत या जुडिशियल रिव्यू किसके आधार पे होता है? तो उसका जो सिद्धांत है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही लेना है उत्तर हमें। ये आ तो गया है हमारे यहाँ, पर इसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, समाहित किया गया है, ना कि इसको अलग से। क्योंकि इसके बारे में भी एक स्टोरी में पहले बताया था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसके ऊपर विशेष डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में कि हमको कौन सा चीज लेना चाहिए। तो हम लोगों ने, हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे बनाने वाले, उन लोगों को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर थे, उसमें नेहरू जी थे, पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और भी बहुत सारे, इवन महात्मा गांधी जी भी इस पे सहमत थे कि अगर भारत एक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और जनता वोट देती है, मत देकर अपने जन प्रतिनिधि भेजती है, तो वो अच्छे ही प्रतिनिधि भेजेंगी। तो वो लोग जनता को कभी जान से नहीं मारेंगे, जनता के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका सोच था और वो सही सोच भी था। तो फिर अब अगले, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे
कुछ गलत हो जाएगा। हम जैसे जनप्रतिनिधि भेजेंगे, वो 5 साल में एक बार के जनप्रतिनिधि रहेंगे 5 मिनट के, ऐसा नहीं। एक किसी ने, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने बोला था कि लोकतंत्र 5 साल में एक बार आता है वोट देने के समय, उसके बाद गायब हो जाता है। तो ऐसा होगा उनको नहीं पता था, क्योंकि पुराने, यहाँ भी वैसी हो रहा है अगर आप बोल रही हो तो, कई मामलों में। पर हम लोग बार बार जा सकते हैं। कम से कम भारत ऐसा लोकतंत्र है कि हम लोग फेसबुक में क्रिटिसाइज कर देते हैं, व्हाट्सएप में कर देते हैं, तो हो सकता है आगे जनता समझे तो अच्छे लोगों को वोट दे। गलती हमारी है। देखो, अंबेडकर ने अच्छा सोचा था, नेहरू जी ने अच्छा सोचा था, पटेल जी ने भी अच्छा सोचा था, और भी बहुत सारे नेता थे, उन्होंने अच्छा सोचा था कि जनता अपने लिए अच्छे प्रतिनिधि चुनेगी। उनको थोड़ी पता था कि हम गलत लोग को भेज देंगे। तो अब वो, अगर विधायिका जो जनता नहीं चुन के भेजा है वही लोग गलत हो जाए, तब तो उस पे कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए न्यायपालिका को इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है। उनको लगता था कि क्या जरूरी है जो पढ़ा लिखा जज हो या अधिकारी हो वो अच्छा करेगा, न्याय करेगा। उनके अंदर भी तो गड़बड़ हो सकता है, पर एटलीस्ट चूंकि जो हमारी जुडिशरी है या जजेस है वो कानून के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो इनको ज्यादा ये दे दिया। हालांकि इसके ऊपर भी अभी डिस्कशन चल रहा है, ये मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि जजेस लोग भी, उनको नियुक्ति कौन करते हैं, पता है क्या? जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं? तो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो कलेजियम एक होता है उन्हीं का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो 4 सबसे वरिष्ठ जजेस हैं, उन्हीं की समिति उसको रिकमेंड करती है। तो अभी पिछले बहुत सालों में कई बार ये आरोप आए हैं कि जजेस भी अच्छे, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कई बार। ठीक है, वो भी फ्री नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, फेयर नहीं है। तो इसकी आशंका हमारे संविधान निर्मात्री सभा वालों ने लगाई थी। आपको पता है कि जितने आईएएस ऑफिसर होते हैं बहुत सारे उसमें से भी करप्ट हो जाते हैं, अच्छे पद के लिए, अच्छे पोस्टिंग के लिए, अच्छे प्रमोशन के लिए। अच्छा, अच्छे पद में रहना है तो आपको मंत्री विधायक इन लोग का सुनना पड़ता है, तो कई बार वहां पे भी अपनी नैतिकता को, अपने जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसके साथ वो लोग समझौता करते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो हालांकि हम लोगों ने सोचा था कि लोग त्याग की भावना में जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इसीलिए जितने भी या वो जज हो या अधिकारी हो, उनके प्रति एक तरह की हम लोगों ने संशय जाहिर किया था। उनसे ज्यादा बेहतर हम लोगों ने समझा था हमारे जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि उनको हम लगातार सालों साल देखने के बाद वोट देते हैं। और उसके पीछे ये भी तर्क था कि जो नेता है हमारे, जो संसद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो 5 साल बस के लिए बनते हैं। जजेस और अधिकारी तो जीवन भर के लिए बनते हैं। इनको ज्यादा पावर दे दोगे तो ये पूरा मिसयूज करते रहेंगे। पर हमारे विधायक लोग और हमारे सांसद लोग अगर मिसयूज करेंगे तो हम अगली बार उनको हरा देंगे। ठीक है, पर हालांकि वो अच्छा साबित नहीं हुआ, तो पावर जो है इधर शिफ्ट हुआ है अभी। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एटलीस्ट ये अच्छा सिद्धांत है कि कानून जो है गलत नहीं बनाया जा सकता। कानून जो है बिना किसी प्रयोजन के, लापरवाही तरीके से किसी को परेशान करने के लिए, अनजस्ट, अनफेयर, मनमाने तरीके से नहीं बनाया जा सकता, तो उसका औचित्य होना चाहिए। तो ये भी एक हम लोगों ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 21 को कैसे छीना जा सकता है उसके बारे में थोड़ा जान गए। कानून बनाना चाहिए, और कानून जो है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, अनआर्बिट्रेरी नहीं होना, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए ये होमवर्क है कि हम लोग सोचे ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो जीवन का अधिकार में शामिल होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम धीरे धीरे जुडिशरी इतनी, जुडिशरी ने क्या किया है, राइट टू लाइफ के डेफिनेशन को लगातार एक्सपांड किया है। पहला तो जो सैलरी आती है वो 2 से 3 महीना बढ़ जाती है, हर महीने नहीं मिल पाती। अच्छा, तो नहीं, सैलरी टाइम पे मिलना जरूरी है। किसी का सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है तो मुझे बताना। ठीक है,
तो मैं दिलवा नहीं सकता, पर उसका प्रयास तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि सैलरी टाइम पे नहीं देना भी जीवन के अधिकार के खिलाफ जाना चाहिए, और जाता भी है, मुझे लगता है ऑलरेडी डिसीजन हो चुका होगा। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, जनरली सैलरी एक आध महीने डिले हो गया और कुछ हो गया, पर अगर जहाँ पे भी आपको पता है सूचना का अधिकार है, आप उस पे आवेदन लगा सकते हो, अगर आप सरकारी विभाग में हो तो मेरा सैलरी क्यों नहीं मिला है करके। और सैलरी नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा क्या, परिवार वाले क्या खाएंगे, अब खाएंगे नहीं तो जाएगा क्या ऑफिस। तो आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपका सैलरी नहीं मिला है, तो मुझे लगता है आप अपनी जानकारी 48 घंटे के अंदर ही मांगो और उस पे आगे कार्यवाही करो, आप आवेदन दो। और ये सभी नियोक्ताओं की, प्राइवेट की भी, सरकारी संस्थाओं की और प्राइवेट संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो सैलरी टाइम पे दे। और बताओ, ऐसे ही आप लोग खोज के आना, और एक दो आप बताइए, ऐसा कौन कौन सा लाइफ है जो आपको पर्सनली, सपोज उनका वो जॉब वाले हैं इसलिए उन्होंने अपना बताया या था, आप बताओ कि ऐसा कौन कौन सा अधिकार आपको चाहिए अच्छे से हर समय खुश रहने के लिए, मतलब जीवन जी रहे हैं टाइप। इसका ये मतलब नहीं है कुछ भी ऐसा ये बोलो, पर सोचो मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं बताना है। तय बताए को तो था अब कुछ ओकरे जैसे देख, बढ़िया बताई से एक टाइमिंग सर, कभी भी टाइम भी बढ़ जाता है, मेन तो जॉब का टाइम फिक्स रहता है, लेकिन अपने अनुसार काम ज्यादा होने के बाद वो सुरक्षित है। मतलब जैसे कि जो टाइम है ना, वो फैक्ट्री एक्ट है, वेज कंपेंसेशन एक्ट है, और हमारे लेबर कोड है, उसमें फिक्स है कि आपको इस समय से इस समय तक काम करवाया जाना चाहिए, और बीच में गैप भी दिया जाना चाहिए, लंच ब्रेक, टी ब्रेक टाइप का। और अगर आपसे उससे ज्यादा का काम करवाते हैं तो भी वो आपके हेल्थ से के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए, और उस पर अलग से ओवर टाइम अलाउंस मिलना चाहिए। तो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं वो उसका पालन नहीं करते हैं, तो ये एक टाइप का शोषण है, और हम लोग को उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ अभी नहीं, आजादी के बाद नहीं, आजादी से बहुत पहले, करीब करीब 1871, 1882, 81, उस समय भी पारित हो गया था। ठीक है, इवन 1700 में चले जा सकते हैं हम लोग, तो उस समय से ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे बोलते हैं, अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तब भी फैक्ट्री एक्ट आया था। उस समय भी ये प्रावधान आ गए थे, महिलाओं को लगातार बहुत घंटों तक काम नहीं करवाया जा सकता, उनके लिए बच्चे लोग, उनके बच्चे हैं अगर छोटे तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसी तरीके से इवन बच्चों को हेजार्डस इंडस्ट्री में नहीं काम कराया जा सकता, अभी आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, बंधुआ मजदूरी टाइप का ना हो भाई कि लगातार घंटों काम करवा रहे हो और पैसा उतना ही दे रहे हो। ओवर टाइम के लिए डबल अलाउंस है बहुत जगह पे, अगर आपको 1 घंटे का 1000 मिल रहा है और आप ओवर टाइम करोगे तो आपको 1 घंटे का ही 2000 मिलेगा, और उसमें भी ये नहीं कि लगातार करवा ही रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी हो सकता है। और बताइए, वो ऑलरेडी है कानून में हमारे। पर्सनल बताओ, एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए वो जीवन के अधिकार में हो। जैसे कि जीवन के अधिकार में मैं इंटरनेट का अधिकार बताया, एक और चीज मैं बीच में बताया था कि पेरेंट्स लोग अपने फैमिली में अपने बच्चों का शादी मैं इसी से करूंगा, इसी कास्ट से होना चाहिए, ये बोलते रहते हैं। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि 18 के बाद जो है वो किससे शादी करना है, जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है वो जीवन का अधिकार है। और कब शादी करना है उसका भी देखना। हमारे समाज में लोग, लड़कियां 25 की हुई नहीं, लड़के 24-25 के हुए नहीं, कब कर बे शादी, बढ़ा जात है तो बेटी कब कर वो, बने 24, मेरे को भी तंग करते रहते हैं कई लोग, कब कर बे, हम तो बुढ़ाई तो गए, ठीक है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को बोल दिया है कि आप जब चाहे शादी करो, मत करो, खुद से करो। अभी एक लड़की खुद से की है, खुद से शादी कर ली है, ठीक है, और नहीं करना है तो मत करो। किस कास्ट से करेंगे, किस एज वाले से करेंगे, मोर मर्जी भाई, डोगरी करा की चोगरी करा, ठीक है, तो किस कास्ट से करूंगा, किस धर्म से करूंगा, ये भी हमारे जीवन के अधिकार में है। ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन के, सोने का भी, सोने जागने का भी जीवन के अधिकार में है। लेकिन ऐसा नहीं भाई कि मेरे पास सुबह आना है तो जीवन के अधिकार का उपयोग कर रही थी है, ये जैसे कि बोलते रहती है, सर उठती ही नहीं मैं,
तो जीवन के अधिकार ऐसा भी उपयोग नहीं करना है कि बाकी सब अधिकार छीन जाए। तो पर ऐसा कुछ कुछ आप लोग कम से कम 55 सोच के आना, और कल मैं बताऊंगा उसके अंतर्गत क्या आता है, कर क्या नहीं आता है। ठीक है, तो आप अपने तरफ से सोच के आना। ऐसा नहीं कि सोचते रहना गलत हो जाए करके, ऐसे सोचोगे तो जीवन का अधिकार मिलेगा ही नहीं, आपको छीनना है। संविधान हम लोगों को कितना पावर दिया है कि हम अपने हिसाब से, जैसे कि एक क्वेश्चन था चैप्टर 1 आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें ये दिखेगा एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है अपने मम्मी या टीचर से। सही बात है ना, हम लोग उस पर बात भी किए थे कि मम्मी जब संविधान बना था तो मैं भी नहीं था, मेरे पापा भी नहीं थे। इसमें बोला है संविधान हमारे लिए है, तो मैं तो था ही नहीं, मेरे किस काम का है। एक ऐसा लिखा है कि आम जनता और सब हमारी सहमति थी। अब मेरे पापा भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, तो मैं तो इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो जो मम्मी है या टीचर है उनको बताना जरूरी रहता है कि भाई संविधान में अभी भी आप बदलाव कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप वोट देने से पहले इसके बारे में सोचिए, आप अपने जनप्रतिनिधि से टेकअप कीजिए। तो भारत का संविधान है विश्व के सुंदरतम और वन ऑफ द बेस्ट संविधानों में से है। जरूरी है कि हम जनता जागरूक हो और हम लोग सोचें हमको क्या चाहिए वो बताएं और संविधान में परिवर्तन लाएं, अच्छे नेता लाएं। और अगर नेता भी अच्छे नहीं आ पाए तो हमारी आवाज बुलंद हो, अच्छे अधिकारी बने, वहां पे भी हम जस्टिफाई करें क्यों जरूरत है जीवन के लिए। ठीक है, कोई भी अधिकार, तो ये सब चीजें भी आएंगी। ठीक है, आप लोग अभी सोच के आएंगे इसके ऊपर। 22 जो है क्या है, फिर से पढ़िए अनुच्छेद 22 आर्टिकल गिरफ्तारी से निरोध। हाँ, निरोध लिखा है, ये विरोध होगा। निरोध निरोध। ठीक है, तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो निरोध और गिरफ्तारी। अब उसमें क्या लिखा है ये बताइए। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, इसके बारे में हाँ वो कुछ चीजें हैं। अब क्या है, कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार करेगा तो उसका कारण बताएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंतर्गत आपको जज के सामने पेश करेंगे। उसमें सैटरडे संडे शामिल नहीं होता है, मतलब छुट्टी का समय, और आने जाने का समय भी शामिल नहीं होता है। तो कई बार इसका मिसयूज भी होता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान बनाए हैं। और क्या है, तो सैटरडे और संडे धो सकते थे तोला। तो कई बार ऐसा आया है, मैं सुना हूँ कि हमारे कई फ्रेंड्स जो हैं, अगर क्या होते हैं कई नेता वगैरह लोग पावरफुल रहते हैं, उनका बेटा मर्डर भी किया है, रेप भी किया है, तो अपने बेटे को गिरफ्तार करने होने नहीं देते। तो पुलिस वाले भी समझदार हैं, उनको ऐसे समय में धोती है कि रास्ते भर भी धो देती है। हालांकि पुलिस को नहीं है ये अधिकार कि भाई किसी ने अगर रेप किया है तो उसको सजा देने का अधिकार जनता को नहीं है। इस भारत देश में अभी एक ऐसा कंसेप्ट चल रहा है, हाँ जनता को देना चाहिए सजा देने का अधिकार, तो जनता अपने हिसाब से सजा देगी। फिर वो देखो, न्याय देने का काम जो है न्यायपालिका का है। अगर उसको जनता ने छीन लिया अपने हाथों में तो जनता तो रोज न्याय करते रहेगी, समझ रही हो, और कर भी रही है। जिसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग, सुनी हो ऐसा, जेला पाते तेला मार देते, सजा आता है, बहुत गलत बात है। ठीक है, किसी को न्याय देने का काम जो है न तो वो पुलिस का है और न ही वो जनता का है, वो संविधान का है। जनता को क्या करना चाहिए, ससमय न्याय मिले उसके लिए प्रयास करना चाहिए, गवाही देना चाहिए चोर लोग के खिलाफ, भ्रष्टाचार लोग के खिलाफ, घूस को बंद करना चाहिए। हर चीज में घूस लेके तैयार है जनता जो है, हर चीज में। चाय पिए में भी घूस देते जनता, और मरे में लाश जलाए में भी घूस देते। अभी कोविड के टाइम पे लाश जलाने के तक के लिए घूस देते थे लोग,
हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से लेके, तो हमको समझदार होना पड़ेगा। गांव से लेके शहर तक, लइका से लेके डोकरा तक, वो लोग करप्शन के लिए तैयार है, अपना काम को जल्दी करने के लिए। तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग जो हो रहा है वो भी हम लोग कई बार न्याय को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कि पता चला कि इसने इसका रेप किया, तो पुलिस वाले अधिकतर बार फेक एनकाउंटर कर दे रहे हैं। भाई जब न्याय से सजा मिलेगा तो जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, और जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए तो और बड़ा मजा आ जाए, फांसी हो जाए तो। सही बात है ना, हमको उसका वेट करते रहना चाहिए। खुद से बदला लेने में हम लोग अन्याय फिर से एक दोष कर रहे हैं, तो उनके घर वालों को क्या लगेगा। जैसे कि सपोज आपने किसी के साथ ऐसा काम किया, सपोज रेप या मर्डर कर दिया, और आपको इसके लिए आजीवन कारावास या फांसी हो सकती थी, पर हम ही लोग तीनों पांचों लोग मिल के, सरस्वती वगैरह सब मिल के आपका यहीं पे क्या बोलते हैं उसको, घेंचे लेने कर दे, ठीक है। तो आपके घर वालों को कैसा लगेगा, आप खुद बताओ। अगर मेरी बेटी ने कुछ गलत किया था तो इसका सजा कोर्ट दिए रहता, ये पुलिस वाले या ये सरस्वती है कौन रही। जी हाँ, मोर बेटी ला उसने कर दी, जनता तो है सरस्वती है। हम लोग को सजा देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। गांव में करते हैं वो समाज वाले, पैसा खाए बार, दारू पिए बार, पंचायत वगैरह वाले फैसला करते रहते हैं, वो गलत है। अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे किसी दिन कि पंचायत या जो समाज होते हैं उनको कितना पावर रहता है, उनको कोई पावर नहीं रहता है, जनता ही गड़बड़ है बहुत सारे चीज के लिए। अभी हम लोग बोल रहे थे इंटरकास्ट मैरिज कोई कर दिया, समाज वाला मन छोड़ देते, जबकि उनको ऐसा कोई शक्ति नहीं है। वो हम ही लोग उसमें मोह में पड़े हैं। जैसे कि एक देखना, 4 दोस्त सिगरेट पीते हैं अगर, या कुछ भी गलत काम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, घूमने जाते हैं, और हम उनके साथ मना कर दें, ये देखा था, छोड़ो हम लोग के साथ पिकनिक में नहीं जा रही है, हम लोग इतने साल से फ्रेंडशिप में हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कहा था यूपीएससी के, भाई एक पैक पी ली तो कहा हो जाए, एक दिन पार्टी में चल रही तो कहा हो जाए, शादी में आ जाती तो कहा होती। ऐसे बोलते रहते हैं। अभी आप लोग को इसको फेस करना पड़ेगा आगे, जब लोग पढ़ाई करोगे तो। हम लोग आप लोग बड़े कलेक्टर समझते, 4 दिन में टाइम निकाले नहीं सकते, 2 दिन पी लेती तो क्या होती। तो वो लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको भी बोलेंगे, और आप नहीं करोगे तो क्या बोलते हैं, आपके खिलाफ ये करेंगे। वैसे ही समाज में जैसे 4 लोग अगर नॉनवेज खाते हैं और आप नहीं खाते हो तो उसको बुराई कर देंगे, देखा था, बड़ा सदगुरिया बने हैं। तो भाई आपको क्यों विवश किया जाए, इसके लिए आपको विवश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कई बार पंचायत के लेवल पे या सामाजिक लेवल पे वो लोग अपने लिए नियम बना के रखे हैं। भाई आप नहीं खा रहे हो तो दूसरे को क्यों मना करोगे, आप नहीं पी रहे हो तो दूसरे को क्यों मना करोगे। और ये तो चलो गलत काम के लिए समझाइश हो सकती है। अब जैसे कि मैं खुद कितने बजे उठता हूँ मुझे नहीं पता, मैं इनको रोज सजा देने लगूं कि 6 बजे सुबह नहीं उठ बे, अब इतनी आवे तो तौर पर जुर्माना है करके, तो गलत है ना। कोशिश करना पड़ेगा, अगर खुद से समझ जाए तो ठीक है, ठीक है। तो उनको पावर नहीं है, पावर केवल न्यायपालिका को है। तो ये है। और इसके और 20 और 22 में अंतर आप पूछ रही थी, अनुच्छेद 20 जो है वो कोर्ट से रिलेटेड है, सजा के प्रावधान से, अपराध से रिलेटेड, और ये जो है वो गिरफ्तारी से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ना कि कई मामले में बिना अपराध हुए भी सजा दे, निवारक नजरबंदी का प्रावधान अभी यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग। कई ऐसे अपराध होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक नेचर के होते हैं, प्रकृति के। अगर वो अपराध हो गए तो उनको उनके जो संदेह के आधार पे हाँ गिरफ्तारी होती है, उसके लिए आईपीसी में भी प्रावधान है। पर क्योंकि अगर ऐसे अपराध हो गए तो उनको, उनका जो प्रभाव है उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है, पूरे समाज, पूरे देश पे, विश्व स्तर पे होता है, जिसको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि बम फोड़ दिस, बहुत
प्रभाव पड़ी। सपोज ड्रग ट्रैफिकिंग के काम करते, नशा बांटत है, गांजा तस्करी करत है, गांव गांव तक गांजा पहुंचा ही दिए, इनको सजा भी दे दिए, तो हमारा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, महिला बच्चों का जो व्यापार करते हैं, इधर बस्तर तरफ से, कांकेर तरफ से, राजनांदगांव तरफ से ले जाते हैं और महाराष्ट्र में छोड़ देते हैं, और कहीं तो बच्चा तो गायब हो गया ना, आप इसको पकड़ लिए। एक करेंसी, वो करेंसी नोट, नकली नोट, नकली नोट आप बांट दिए पूरे मार्केट में, आप पकड़ा भी गए तो नकली नोट तो चला गया ना। तो इसलिए ऐसे टेररिज्म, टेररिज्म से रिलेटेड जो है आप अपराध करोगे तो आपको संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उसके लिए भी कानून है ताकि इसका मिसयूज ना हो। अभी देखेंगे, हालांकि उसका कई बार मिसयूज होते रहता है, पता भी नहीं चलता हम लोग को, समाज में तो उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है ज्यादा, पर जो प्रशासन में काम किए हैं वो लोग उसका अंदाजा होगा कि कई बार उसका भी मिसयूज होता है। 3 महीने तक आपको बिना पेशी के भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। 23 और 24 जो है वो कौन सा है, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हम लोग कल देखेंगे। विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अभी हम लोग ना 2-3 चीजें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पहले जो पढ़े थे, आपको निषाद साहब कितने बजे जाना है, 10 बजे ना, तो आपको मैं कुछ सिद्धांत लिख के देता हूँ, उसको हम लोग कल हो सकेगा तो रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे पूरा अनुच्छेद 14 से ही, ठीक है। तो आज के लिए तो आपका होमवर्क 23-24 को देखना है। 21 के बारे में वही, क्या क्या आपके जीवन का अधिकार है जो अभी छीना जा रहा है, जो यहीं से हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कम से कम हमारा फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। कई बार क्या होता है, जो हमें नहीं मिलता है वो बोल ले, लिख लें तो भी बहुत अच्छा है, इसलिए डायरी में जो लिखना है लिखा करो। गुरु जी का भी बुराई एक आध दिन करके आना मेरा, ठीक से चलत नहीं करके, ठीक है, पढ़ात नहीं है ठीक से करके। तो मैं क्या है, अनुच्छेद 14 से कुछ कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत काम का है, जो हमको देखना है आने वाले समय में। तो एक मैं बताया था रूल ऑफ लॉ, इसको लिख के रख लिए रहो, और इसको आपको हर समय आना चाहिए। कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, विधि का शासन, ठीक है। उसी तरीके से इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको भी पूछ सकता हूँ मैं, बार बार पढ़ा चुके हैं और ये बहुत लोग को आता नहीं है, समानता। और उसी तरीके से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। विधि का समान संरक्षण, दोनों कहा था, अनुच्छेद 14 में ही था, आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 के साथ साथ आप आर्टिकल 15, 16 इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमको जानना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो पढ़ ही लिया, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख के आएंगे। और क्या इस पे देख सकते हैं, एक आप लोग के लिए एक होमवर्क और देता हूं। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें क्या क्या नहीं आता ये देखना है, क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, ठीक है। युक्ति युक्त प्रतिबंध तो देख ही चुके थे हम लोग, ठीक है। तो कल के क्लास में ये हम लोग के लिए होमवर्क टाइप का रहेगा, फिर से हमको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, हो सकेगा तो हम लोग कहीं पे लिखने का भी कोशिश करेंगे बाद में, जो क्वेश्चन आता है उसी से। और हम लोग फिर पॉलिटी का, सीजीपीएससी वालों के लिए मैंने अलग से शेड्यूल अभी बनाऊंगा, जिसमें फटाफट हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अभी कवर कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वो टफ आ रहा है, यूपीएससी जितना आ रहा है अब धीरे धीरे, तो हम लोग को आना भी चाहिए। अधिकतर पुराने साल में जो अधिकारी बने, पॉलिटी पे वेटेज नहीं था तो पढ़े भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। अब सीजीपीएससी थोड़ा जाग रही है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा कर रही है,
तो हम लोग भी अच्छे अधिकारी बने आगे चल के। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें और सब के सब क्वेश्चन अच्छे हों, ताकि आगे चल के अगर हम यूपीएससी भी दिलाएं तो अच्छा हो। पर अच्छा करने के चक्कर में ये नहीं कि इसी का ये बन जाए एक्सपर्ट। तो इसीलिए जो शेड्यूल है वो प्रिंट करना है, मैं या तो प्रिंट करवाऊंगा, बाकी लोगों को भी डाउनलोड करके प्रिंट करना है और उसके हिसाब से हम लोग भागेंगे। तो 10 से 11 दिन में हम लोग को पॉलिटी को एक एक बार मेन टॉपिक को देखना है। तो आप लोग को थोड़ा समय देना पड़ेगा। भले ही 2 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ने के लिए, पर हम लोग भागेंगे। अभी आज हो सकेगा तो मैं शेड्यूल जो है बना दूंगा पॉलिटी बस का, क्या क्या टॉपिक को अगले कुछ दिनों में पढ़ना है। तो कल जो है, कल दिन में भले ही क्लास के बाद आपको नीति निदेशक तत्व याद करने हैं, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये मेन कम से कम 2-4 बता पाओ, और इसमें थोड़ा अंतर भी फिर मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर भी देखेंगे हम लोग। तो कल मूल अधिकार हो जाएगा, फटाफट जाएंगे तो बाकी को भी पूरा 32-35 तक देख के आना। तो कल नहीं तो भले ही परसों कर लेंगे, एक दिन का गैप कर लेंगे, कल ऐसे बैठ जाएंगे कुछ देर तक, पर ये तीनों टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए